नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर भारत के पश्चिम में मौजूद पाकिस्तान को सऊदी अरब की ताकत और तुर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का साथ मिल जाए और फिर खबर आए कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इसी नए डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने का विचार कर रहा है, इस समझौते को कहा जा रहा है इस्लामिक नाटो। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है। क्या यह सिर्फ तीन देशों का डिफेंस एग्रीमेंट है या फिर मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक एक नया पावर ब्लॉक तैयार किया जा रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, अगर इस गठबंधन में कल को इजिप्ट, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम बहुल देश भी जुड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब तक सीमित रहेगा? तो आखिर मक्का में ऐसा क्या तय हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया? क्या भारत को सचमुच एक नई रणनीतिक चुनौती मिलने वाली है या फिर इस्लामिक नाटो नाम के पीछे की कहानी हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गठबंधन सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल एजेंडा है जो अभी दुनिया के सामने पूरी तरह से नहीं आया है? चलिए परत दर परत इस पूरी कहानी को समझते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। साथियों, वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत को घेर रहा है नाटो, बांग्लादेश भी शामिल। साथियों, मक्का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में से एक है, लेकिन अगस्त 2026 में मक्का सिर्फ धार्मिक वजह से चर्चा में नहीं था। यहां एक ऐसा बैठक हुआ जिसके बाद तीन देशों का नाम अचानक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक साथ गूंजने लगा। वह था सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की। 7 अगस्त को इन तीनों देशों के बीच एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से जो है वो जाना गया। पहली नजर में एक सामान्य डिफेंस डील लग सकती है, लेकिन असल कहानी अगर हम बात करें तो इसके नाम में नहीं बल्कि उस प्रिंसिपल में छुपी हुई है जिस पर यह समझौता आधारित था। यानी अगर किसी सदस्य देश पर आर्म अटैक होता है तो मामला सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं माना जाएगा। यहीं से दुनिया भर के विश्लेषक का ध्यान जो है समझौते की तरफ गया, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट किसी साधारण मिलिट्री कॉपरेशन से एक कदम आगे जाता है। पाकिस्तान और टर्की पहले से डिफेंस कॉपरेशन करते हैं। सऊदी अरबिया के भी दोनों देशों के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिश्ते हैं, लेकिन इस बार सवाल कुछ अलग था। क्या पहली बार इन तीनों रिश्तों को एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में जोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देशों के बीच हथियारों की खरीद बिक्री होना अलग बात है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होना भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तीन देश यह संकेत देने लगे कि एक देश की सिक्योरिटी दूसरे देश की सिक्योरिटी से जुड़ सकती है, तब तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि समझौते के बाद एक शब्द तेजी से चर्चा में आया और वो शब्द है इस्लामिक नाटो। लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की ने सचमुच नाटो जैसा कोई नया गठबंधन बना दिया है या इनके पीछे अगर हम बात करें तो क्या इनके पास अब कोई नया गठबंधन बना दिया और क्या इनके पास अब कोई संयुक्त सैन्य कमांड होगी? क्या किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी दोनों वास्तव में युद्ध में उतरेंगे या फिर यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मैसेज है जिसकी असली ताकत अभी आने वाले समय में साबित होना बाकी है? तथा इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ मक्का में हुए उस समझौते को नहीं बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझना होगा जिन्होंने इन तीन देशों को एक दूसरे के इतना करीब आने पर मजबूर किया। क्योंकि असली कहानी ये नहीं है कि तीनों नेताओं ने एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। असली कहानी यह है कि आखिर सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की तीनों को एक दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी। और यहीं से इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, क्योंकि इन तीन देशों के पास एक जैसी ताकत नहीं है, बल्कि हर देश अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आया है जो दूसरे देश के पास नहीं है। एक के पास पैसा और प्रभाव है तो दूसरे पास मिलिट्री एक्सपीरियंस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो तीसरे देश के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़त। तो क्या यही तीन ताकतें मिलकर एक नए जियोपॉलिटिकल पावर ब्लॉक की नींव रख रही है? अगर इस समझौते को सिर्फ तीन देशों की दोस्ती मानकर छोड़ दिया जाए साथियों, तो शायद इसकी सबसे बड़ी कहानी छूट जाएगी। क्योंकि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की एक जैसे देश नहीं है। इन तीनों की जरूरतें अलग है, इनकी ताकतें अलग हैं, उनके सामने मौजूद खतरे भी अलग अलग है, लेकिन शायद यही अंतर इन्हें एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाता है। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरबिया को समझे तो उसके पास विशाल आर्थिक संसाधन है, ऊर्जा की ताकत है। अरब दुनिया के साथ साथ व्यापक मुस्लिम जगत में उसका राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलते मिडिल ईस्ट ने रियाद को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया।
एक ऐसा क्षेत्र जहां ईरान के साथ तनाव, लाल सागर की अस्थिरता, इजराइल से जुड़े युद्ध और अमेरिका की भविष्य की भूमिका को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। ऐसे माहौल में सऊदी अरेबिया सिर्फ किसी बाहरी शक्ति की सुरक्षा गारंटी के ऊपर निर्भर रहना चाहता है या अपनी अलग रीजनल सिक्योरिटी व्यवस्था भी तैयार करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें साथियों, तो पाकिस्तान के पास वह चीज है जो इस इक्वेशन को अचानक ज्यादा गंभीर बना देता है, एक बड़ी और अनुभवी सेना और साथ में न्यूक्लियर क्षमता। पाकिस्तान लंबे समय से गल्फ देशों के साथ मिलिट्री संबंध बना के रखता है। सऊदी अरबिया के साथ उसके डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन अगर पुराने बायलैटरल रिश्ते को एक नए मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में रखा जा रहा है तो इस्लामाबाद के लिए इसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने का अवसर भी हो सकता है। और फिर आता है तुर्की। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी ही नहीं बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। चाहे बात हम ड्रोन्स की करें, चाहे बात हम युद्धपोत की करें, चाहे मिसाइल्स की करें या दूसरे इंडिजिनियस डिफेंस प्लेटफॉर्म के जरिए, अंकारा ने खुद को केवल हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी देने वाले देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यानी सऊदी अरबिया के पास रिसोर्सेस है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है और टर्की के पास टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है। और यहीं से यह तीन देशों का कॉम्बिनेशन दिलचस्प हो जाता है। साथियों, कल्पना कीजिए कि अगर एक देश फंडिंग और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस दे, दूसरा मिलिट्री मैन पावर और एक्सपीरियंस दे और तीसरा टेक्नोलॉजी तथा डिफेंस प्रोडक्शन दे, तो क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस रहेगा या भविष्य में ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स, कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज और एक बड़े सिक्योरिटी नेटवर्क की शुरुआत हो सकती है? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि यह समझौता उस समय हुआ जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर खुद को बदल रहा है। कई देश अब केवल अमेरिका, नाटो या किसी एक बड़ी शक्ति के ऊपर निर्भर रहने के बजाय रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही सवाल सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ लाया है। लेकिन अगर यह अलायंस सिर्फ इन तीन देशों तक सीमित रहता तो भारत के लिए इसकी चर्चा मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा तक सीमित रहती। असली जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन तब शुरू हुआ जब इस फ्रेमवर्क में दूसरे देशों के जुड़ने की संभावना सामने आई और सबसे पहला नाम आया वह है इजिप्ट यानी कि मिस्र का। फिर अचानक भारत के लिए कहीं ज्यादा संवेदनशील चर्चा जो है जिस नाम का आया और वो नाम था बांग्लादेश का। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मिडिल ईस्ट डिफेंस अरेंजमेंट नहीं रहेगा? क्या यह जियो पॉलिटिकल विस्तार साउथ एशिया तक हो सकता है? अगर भारत का पूर्वी पड़ोसी वास्तव में इस नए स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के करीब आता है तो कहानी की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। अब तक यह पूरा खेल मिडिल ईस्ट के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, तुर्की, तीनों देशों का नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। लेकिन फिर इस कहानी में कुछ ऐसे नाम आने लगे जिनका जियोग्राफिकल मैप ही बदल दिया। इजिप्ट का नाम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह अरब दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। अगर कायरो जैसा देश इस फ्रेमवर्क के करीब आता है तो यह संकेत होगा कि मक्का में हुआ समझौता सिर्फ तीन देशों तक सीमित रहने वाला नहीं है। लेकिन भारत के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नाम था, वो है बांग्लादेश। साथियों, क्योंकि बांग्लादेश की कहानी अलग है, वह मिडिल ईस्ट के देश नहीं है, वो भारत का पड़ोसी है, साउथ एशिया का हिस्सा है और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह है जहां से बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडियन ओशियन के ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ढाका अगर किसी नए डिफेंस फ्रेमवर्क के प्रति दिलचस्पी दिखाता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता है कि बांग्लादेश किसके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, सवाल ये बन जाता है कि साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक मैप किस दिशा की ओर बदल रहा है। और यही बांग्लादेश की तरफ से एक संकेत सामने आया कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी इकोनॉमिक या डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को पूरी तरह से बांग्लादेश यानी कि ढाका खारिज नहीं कर रहा है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश ने अभी तक इस अलायंस के मेंबरशिप पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन यह भी नहीं कहा है कि हम मना करेंगे। उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल इकोनॉमी और बदलते ट्रेड एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर फैसला लेने की बात की है। और यही बयान अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार देश तुरंत हां या ना नहीं कहते, वे पहले दरवाजा खुला रखते हैं, बातचीत की संभावना तलाशते हैं, अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया देखते हैं, फिर अपने फायदे के हिसाब से अगला कदम बढ़ाते हैं। तो क्या बांग्लादेश वास्तव में इस डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना चाहता है या फिर ढाका सिर्फ यह संदेश दे रहा है कि अब उसकी फॉरेन पॉलिसी के सामने कई विकल्प मौजूद हैं? और यही हमें बांग्लादेश के हाल के स्ट्रेटेजिक व्यवहार को समझना जरूरी है। सच में पिछले कुछ समय में ढाका ने अपने फॉरेन पॉलिसी को केवल किसी एक शक्ति या साझेदार तक सीमित रखने के बजाय अलग अलग देशों के साथ नए रिश्ते बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ संपर्क बढ़ाने की चर्चा हो, तुर्की के साथ डिफेंस कॉपरेशन की संभावना हो, सऊदी अरबिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट की बात हो, बांग्लादेश ने अपने विकल्पों का दायरा
बड़ा करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बांग्लादेश ने भारत से दूरी बना ली, किसी दूसरे के कैंप को चुन लिया। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बांग्लादेश के लिए इंडिया अभी भी ज्योग्राफी, ट्रेड, कनेक्टिविटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिहाज से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इसलिए ढाका की नई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को सीधे इंडिया के खिलाफ अलायंस कहना तस्वीर को जरूरत से ज्यादा सरल बना दे। फिर भी नई दिल्ली के लिए यह बदलाव जो है वो नजरअंदाज करने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश भविष्य में पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस टाइज को ज्यादा गहरा करता है, सऊदी अरबिया जैसे देशों के साथ किसी ब्रॉडर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है, तो भारत के आसपास स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं रहेगा और यहीं से कहानी एक और ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले लेती है। क्या बांग्लादेश की यह नई डिप्लोमेसी वास्तव में किसी बड़े अलायंस की शुरुआत है, या फिर ढाका जानबूझकर कई शक्तियों के बीच अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए साथियों हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी आखिर क्यों बदल रही है और इस बदलाव के पीछे पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ, यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। साथियों, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में जो हो रहा है, इस बदलाव को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके साथ ही उसकी विदेश नीति को लेकर भी नए नए सवाल खड़े हुए। लंबे समय तक हसीना सरकार को भारत के अपेक्षाकृत करीबी साझेदार के रूप में देखा जाता था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ढाका के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह पुराने स्ट्रेटेजिक बैलेंस को उसी तरह बनाए रखेगा या फिर ज्यादा देशों के साथ अपने विकल्पों का विस्तार करेगा? और यहीं से बांग्लादेश की डिप्लोमेसी में डाइवर्सिफिकेशन का दौर तेज हुआ। ढाका के लिए सिर्फ एक शक्ति के साथ करीबी संबंध रखना शायद पर्याप्त नहीं था। उसे मिडिल ईस्ट में निवेश चाहिए, तुर्की जैसे देशों से डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन का अवसर चाहिए, चाइना के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बनाए रखना था, पाकिस्तान के साथ रिश्ते को नए स्तर से शुरू करना था। यानी बांग्लादेश के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं कि किस कैंप में जाना है, उसके सामने असली सवाल है कैसे हर कैंप के साथ संबंध बनाए रखकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज किया जाए। और शायद यही बांग्लादेश की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी को समझने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी। लेकिन इस स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम भारत के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन नहीं बल्कि डिकेड्स पुरानी सिक्योरिटी राइवलरी मौजूद है। ऐसे में अगर ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते सामान्य डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट से आगे बढ़कर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस कॉपरेशन की तरफ आगे जाते हैं, तो नई दिल्ली इस बदलाव को सामान्य घटना की तरह नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध को सुधारना और पाकिस्तान के नेतृत्व वाली किसी इंडिया फोकस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें। तो यही वो बारीक फर्क है जो आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होगा। ढाका शायद इस्लामाबाद के साथ पुराने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, वह सऊदी अरबिया के इन्वेस्टमेंट को चाहता है, टर्की से डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कॉपरेशन को चाहता है, लेकिन इन अलग अलग रिश्ते को जोड़कर सीधे यह निष्कर्ष निकाल देना कि बांग्लादेश अब भारत विरोधी कैंप में चला गया, अभी जल्दीबाजी होगी। फिर भी जियोपॉलिटिक्स के परसेप्शंस भी मायने रखते हैं। अगर एक ही समय में बांग्लादेश पाकिस्तान और टर्की के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ाता है, सऊदी अरबिया के साथ एंगेजमेंट गहरा करता है, तो फिर उसी दौरान एक नए कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट दिखाता है, तो भारत में नेचुरली सवाल उठेंगे, क्या ढाका सिर्फ अपने ऑप्शन बढ़ा रहा है या साउथ एशिया में नया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट धीरे धीरे आकार ले रहा है? और शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि इस्लामिक नाटो की कहानी भारत के लिए सिर्फ एक इंटरनेशनल हेडलाइंस है या आने वाले वर्षों की एक वास्तविक स्ट्रेटेजिक चैलेंज। लेकिन अब हमें इंडिया के नजरिए से इस पूरे मैप को देखना होगा, क्योंकि जब पश्चिम में पाकिस्तान पहले से मौजूद हो और पूर्व में बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी तेजी से अपना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नई दिल्ली के सामने सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत वास्तव में घिर रहा है या सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को देखने का एक भ्रामक तरीका है? साथियों, भारत के नक्शे को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, और यही भौगोलिक तस्वीर किसी भी भारत को घेरने वाली बहस को तुरंत भावनात्मक बना देती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ नक्शा देखकर निष्कर्ष निकालना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। असली सवाल यह है कि क्या इन पड़ोसी देशों के बीच ऐसा कोई कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका घोषित या वास्तविक लक्ष्य भारत हो? फिलहाल इसका जवाब नहीं है और ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं। यही जगह है जहां हेडलाइंस और वास्तविकता के बीच फर्क समझना जरूरी है। पाकिस्तान का भारत के साथ सिक्योरिटी कंपटीशन पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन सऊदी अरबिया और टर्की के साथ उसका डिफेंस फ्रेमवर्क अपने आप भारत के खिलाफ गठबंधन नहीं बन जाता। इसी तरह बांग्लादेश इस फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट दिखाना भी ऑटोमेटिक मिलिट्री इंसेटलमेंट नहीं है। किसी देश का दूसरे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ाना, भारत के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाना, दो अलग अलग बातें हैं।
फिर भी नई दिल्ली को इस घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रणनीतिक खतरे हमेशा ट्रिटी से लिखकर नहीं आते हैं, कभी कभी खतरा किसी एक फैसले से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे बदलाव से आते हैं। पहले डिप्लोमेटिक कांटेक्ट बढ़ता है, फिर मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, फिर ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है और धीरे धीरे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि संकट के समय वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि किसी तीसरे देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और भारत के लिए असली चिंता शायद किसी काल्पनिक चार देशों की संयुक्त सेना नहीं बल्कि एक बदलता हुआ स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम हो सकता है। अगर पाकिस्तान को तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब का आर्थिक क्षमता, व्यापक डिप्लोमेटिक बैकिंग मिलती है तो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हो सकती है। बांग्लादेश अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्यादा डाइवर्सिफाइड करता है तो भारत को ऐसे पड़ोसियों के साथ काम करना होगा जिसे फॉरेन पॉलिसी पहले से ज्यादा मल्टी डायरेक्शनल हो। और नई दिल्ली को शायद दोनों एक्सट्रीम से बचना होगा, ना हर नई इस्लामिक वर्ल्ड पार्टनरशिप को भारत विरोधी कॉन्स्पिरेसी मानना होगा, ना बदलते अलायंस को केवल डिप्लोमेटिक हेडलाइंस कहकर नजरअंदाज करना होगा। लेकिन अब इस पूरी कहानी का सबसे विवादित सवाल सामने आता है कि आखिर दुनिया इस अलायंस को, जो अलायंस है, इसको इस्लामिक नाटो क्यों कह रही? क्या यह नाम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके शुरुआती सदस्य मुस्लिम मेजोरिटी देश है, या फिर इनके बीच मौजूदा साधा धार्मिक पहचान वास्तव में एक नई जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट को अलग दिशा दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या डिफेंस के नाम पर बन रहा यह फ्रेमवर्क भविष्य में सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित रहेगा या इसकी पहचान धीरे धीरे बड़े राजनीतिक और वैचारिक ब्लॉक में बदल सकते हैं? तो साथियों, ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अंततः साथियों, हम यही कह सकते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी चर्चा है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस चर्चा के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात किया और हमने कहा कि क्या भारत घिर रहा है, क्या भारत के सामने चौतरफा जो है वह संकट आ रहा है, क्या मक्का में हुआ समझौता आखिर इतना बड़ा बनेगा कि आने वाले समय में यह तय करेगा कि आज इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी साबित होगी जब सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की अपने वादों को जमीन पर उतारेंगे और दूसरे देश वास्तव में इससे जुड़ेंगे। साथियों, बांग्लादेश की दिलचस्पी ने भारत के एक नया स्ट्रेटेजिक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन अब यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत को कोई नया मिलिट्री अलायंस घेर चुका है। असली कहानी एक बदलती दुनिया की है जहां नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने समीकरण टूट रहे हैं, हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि इस्लामिक नाटो सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन बनकर रह जाता है या सच में दुनिया के नए पावर ब्लॉक्स बदल जाते हैं। और इस बदलते खेल में भारत की अगली चाल क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि भारत की अगली चाल क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है, भारत की अगली चाल क्या होगी? आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य बताएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।